भाइयों को जय हिंद। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपकी बोर्ड परीक्षा, ठीक है, जो मैथ की बोर्ड परीक्षा जो आपकी 28 फरवरी को होनी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको रिवीजन करा रहे हैं द्विघात समीकरण का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट के माध्यम से खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण जो चैप्टर है आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, इस एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और विश्वास माना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, अगर आपका द्विघात समीकरण से बोर्ड परीक्षा में अगर द्विघात समीकरण से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे तो 10 के 10 मार्क्स आपके बन जाएंगे, एक भी मार्क्स छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ टफ चीज़ है भी नहीं। ठीक है, और ये चैप्टर ईजी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर से पहले आपने चैप्टर नंबर 2 बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपने बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण समझने से पहले, ठीक है, तुमको एक चीज़ समझना होगा, द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, आप लोग बहुपद जानते होंगे कि एक चर का कोई बीजीय व्यंजक आपका क्या कहलाता है, द्विघात सॉरी बहुपद कहलाता है। जैसे 7x+3, ठीक है, ये आपका एक बहुपद है। ठीक है, ax², ठीक है, प्लस सॉरी, ठीक है, 7x² प्लस 6x, ठीक है, प्लस में 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, मोटा मोटी समझो, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर कोई बहुपद है, ठीक है, ax² प्लस 3x, मान के चलो 6x² प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, अगर हम ये इसको ऐसे सिर्फ लिखे हुए हैं 7x² प्लस 6x प्लस 3, हम सिर्फ इसको ऐसे लिखे हुए हैं तो ये एक मेरा बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। लेकिन जब इसी बहुपद के बराबर में, ठीक है, इसी बहुपद के बराबर में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं 6 आ जाती है, ठीक है, तो इक्वल में अगर कुछ चीज़ आ जाता है तो ये हमारा समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है, द्विघात बहुपद के इक्वल में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है आपको मालूम होगा, किसी भी चर में, ठीक है, एक बहुपद जिसमें चर की घात अगर 2 हो जाती है तो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 7x² 6x प्लस 3, ठीक है, जो हम पहले लिखे, ये क्या है आपका, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, कैसे पहचाने भैया कि ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये एक चर में है। ठीक है, पहला तो ये एक चर में और दूसरे यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर x की मैक्सिमम 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और हम आपको बताए थे वर्गीकरण करके कि घात के आधार पर अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और इसी द्विघातीय बहुपद के इक्वल टू में कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मान लो इसके इक्वल टू में हम 6 लिख देते हैं तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। इस 6 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हमारा 7x² प्लस 6x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मानक रूप, किसी भी द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, सॉरी, द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या था आप लोग समझ आ चुका होगा। ठीक है, परिभाषा कहता है कि चर x में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 के रूप का समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाता है। हम आपको बता दिए कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये होता है क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है, जब इसके बराबर में हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, क्या बोले थे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 0 रख देते हैं तब यह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इस रूप का कोई समीकरण आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एक चर यूज हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर हम इक्वल्स टू के 0 का पार्ट हटा दें तो ये एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। यानी कि द्विघात बहुपद के बराबर में ही अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और x के देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस रूप का कोई समीकरण आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पहचाने निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए याद रखना इस रूप का कोई समीकरण होना चाहिए। ठीक है, के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए बी सी आपकी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, ये भी एक द्विघात समीकरण है इक्वल टू में 0। ठीक है, अगर ए हम बोले कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू x² का गुणांक आपका a होता है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये 0 इंटू x², ठीक है, प्लस bx प्लस c, हम मान के चलते हैं अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा, तो ये 0 इंटू x², ये वाला टर्म आपका पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो समीकरण था, ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा जो समीकरण है बेसिकली वो द्विघात ना रखे, ठीक है, वो रेखीय हो जाएगा। देख लो, ठीक है, वो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण ना रखे क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। ये x² वाला टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x b की वैल्यू 0 हो जाए, c 0 हो जाए, लेकिन x² का जो गुणांक है यानी कि a, ये 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो आपका जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0 हो और इस रूप का कोई समीकरण हो तो बेसिकली वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो
जब तुम बहुपद पढ़ रहे थे ठीक है, तो बहुपद में तुमने एक चीज़ पढ़ा था शून्य, ठीक है। शून्य क्या होता है? एक्स का वह मान, ठीक है, जिसको हम बहुपद में रख दे तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम लोग शून्य या फिर जीरो कहते हैं। वही शून्यक ना यहाँ पर टर्म बदल जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मूल, ठीक है। बहुपद के लिए हम लोग शून्यक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समीकरण के लिए हम लोग मूल का इस्तेमाल करते हैं। मूल क्या होता है कि एक्स का वह मान, ठीक है, जिससे समीकरण का मान शून्य हो जाता है, दत्त द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेके समझो इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण ये है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण इक्वल टू में यहाँ पर जीरो लिख दो, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू में जीरो, ये आपका एक द्विघात समीकरण है और इसके दो मूल आपका 3 और 2 है, ये आपको एग्जामिनर पहले से कर दिया। अब ये इसका मूल 3 है या 2 है, ये बात सत्य है या असत्य है, इसकी जांच कैसे करेंगे? इसकी जांच करेंगे हम 3 का मान, ठीक है। इस द्विघात समीकरण में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ भी आपका एक्स होगा वहाँ वहाँ 3 रख देंगे, और 3 रखने से, ठीक है, ये पूरा द्विघात समीकरण RHS साइड में जो है ये जीरो है, तो जीरो के बराबर अगर आ जाता है डैट मीन्स कि ये जो 3 है इस द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है। 2 भी इस द्विघात समीकरण का मूल है। अब इस द्विघात समीकरण के दो मूल क्यों हो गए, ठीक है। आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई द्विघातीय बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होते, कोई त्रिघातीय बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होते। उसी प्रकार अगर कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो उसके 2 मूल होंगे, ठीक है। अगर कोई त्रिघातीय समीकरण है तो उसके 3 मूल हो गए, ठीक है। चूंकि त्रिघातीय समीकरण के बारे में आपको पढ़ना नहीं, आपको द्विघातीय तक ही पढ़ना है, तो एक लाइन बहुत अच्छे से याद रखना कि जो भी द्विघातीय समीकरण, ठीक है, जो भी अगर समीकरण द्विघातीय है तो उसके मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अब देखो मूलों की संख्या 2 होगी, इतना आप जान लेते हो। अब देखो 3 और 2 इसके मूल है कि नहीं, इसकी सत्यता की हम जांच करते हैं, ठीक है। इस 3 को हम लोग क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण में LHS साइड पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर LHS साइड पुट करेंगे तो x के जगह 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -5 गुना 3 हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 6 है, ठीक है, सॉरी ये प्लस में 6। अब 3 का स्क्वायर 9, -5 या 15 प्लस में 6। अब देखो ये 9 6 मिलके क्या हो जाएगा? 15, और ये माइनस में 15 यानी कि जीरो, यानी LHS बराबर आपका RHS आ गया। LHS बराबर RHS आने का मतलब हो गया कि ये 3 जो है ये दत्त द्विघात समीकरण के मूल है। उसी प्रकार अगर आपको 2 पे जांच करना है तो हम x के जगह 2 रख देते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 गुना 2 प्लस में 6, ठीक है। 2 का स्क्वायर आपका 4, -5 गुना 10 प्लस में 6 हो जाएगा। ये 4 और 6 मिलकर आपका क्या हो जाएगा? 10, और ये 10 - 10 बराबर में जीरो, ठीक है। 10 + 10 बराबर में जीरो, ठीक है। यानी कि ये जो 2 है ये भी आपका इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है। तो मूलों की जांच कैसे करनी है कि ये जो मूल है दिए गए समीकरण का मूल है या नहीं, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मूल को आप क्या करेंगे? समीकरण में रख देंगे LHS साइड में, ठीक है, और LHS बराबर आपका RHS आ सकता है। हो सकता है ये 6 यहाँ पर तो हम कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आके यहाँ पर जीरो कर दिए, हो सकता है वहाँ पर कुछ और हो, तो आप चाहो तो कांस्टेंट वैल्यू को इधर ला के इधर जीरो क्रिएट कर लो, या सिंपल LHS बराबर RHS दिखा दो, ठीक है। तो आप जाँच कर पाएंगे कि ये दिया गया मूल इस द्विघात समीकरण का है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या है और उसके मूल क्या है, ठीक है। अब हम लोग द्विघात समीकरण सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, पूरा चैप्टर का सार, ठीक है, यानी कि सारांश यही है। अगर आपको ये नहीं आया मतलब ये चैप्टर आपका छूट गया। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि, ठीक है, कितनी ऐसी विधि है जिससे हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटी 2 विधि है, ठीक है, 2 ही विधि आपको पढ़ना है। एक तो गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक है आपका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से आप लोग अनजान हो गए, ठीक है, शायद पहली बार नाम भी सुन रहे होंगे कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है, लेकिन गुणनखंड विधि से आप लोग परिचित है कि किसी भी बहुपद का हम गुणनखंड करके कैसे, ठीक है, शून्यक निकालते थे आपको, ठीक है, मालूम होगा। सेम गुणनखंड विधि हमको यहाँ पर भी अपनाना है, ठीक है। ये जैसे आपका एक द्विघात समीकरण दिया है, इसके बराबर में भी हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए इसके मूल निकाले और कहा जाए स्पेशली कि गुणनखंड विधि से निकाले तो आपको गुणनखंड विधि से ही निकालना है, और कहा जाए मूल निकाले और पूर्ण वर्ग विधि से निकाले तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही निकालना है। पूर्ण वर्ग विधि क्या है हम अब आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि समझ लेते हैं। गुणनखंड विधि में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपने बहुपद चैप्टर में गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। इसमें हम करते क्या गुणनखंड तोड़ने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि हम गुणनखंड तोड़ने के लिए पहले b का पता करते हैं, और b क्या होता है? x का गुणांक, b हो गया आपका -5, ठीक है। फिर हम a इंटू सी, a क्या होता है आपका x स्क्वायर का गुणांक a होता है, और a इंटू सी, ठीक है, और c आपका ये कांस्टेंट वैल्यू 6, ठीक है। तो पहले हम लोग ac पता कर लेते हैं, फिर b पता कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि b जो है, ठीक है, इसको 2 ऐसी संख्या में तोड़ते हैं, ठीक है, जिसको जोड़ने से वापस b आ जाए, लेकिन गुना करने से, इन 2 संख्याओं को गुना करने से आपका c आए, ठीक है। अब देखो हम ट्रिक क्या बताए थे कि आपको जोड़ने
ऐसी कौन सी संख्या जिसको जोड़े तो -5 बन जाए, इसको सोचने पे आपको समय बर्बाद नहीं करना। आपको सोचना है पहले तो साइन, ठीक है, पहले तो साइन का पता कर लो कि दो जो संख्या होगी उसमें साइन का रिलेशन क्या होगा। साइन का रिलेशन पता करने का हम ट्रिक क्या बताए थे कि AC का साइन क्या है, प्लस, ठीक है। अब देखो दो संख्या को गुना करने से प्लस तभी आ सकता है जब दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, ठीक है। तो दो संभावना आपके पास बन गई। फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इन दो में से कौन होगा, ठीक है, आखिर दोनों संख्या प्लस में हो कि दोनों संख्या माइनस में, इसका निवारण कहाँ से होगा, तो इसका निवारण होगा आपका B से, ठीक है। अगर B आपका देखो B यहाँ से -5 है, AC हम फिर से 6 लिख देते हैं, चूंकि AC मेरा प्लस में यानी कि दोनों संख्या प्लस में होगी या तो माइनस में होगी, ठीक है। अब देखो चूंकि B मेरा माइनस में है, ठीक है, तो B माइनस में तभी आ सकता है जब दोनों संख्या माइनस में हो, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि B बराबर -5, AC बराबर में 6, ठीक है। 6 को हम लोग 1 गुना 6 या 3 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो संभावनाएं बन गई, लेकिन इसमें जो दोनों संख्या होगी वो माइनस में होगी, -1, -6, ठीक है, और -3, -2। अब इन दोनों में से क्योंकि -6 गुना -6 करे तो भी 6 बन जाएगा, -3 गुना -2 करे तो भी 6 बन जाएगा। लेकिन ये संभावना ली जाए या ये ली जाए, इसका निवारण कैसे होगा, इसका निवारण होगा B से। क्या -1 -6 करने से -5 आएगा, तो बोलिए कि भैया नहीं आएगा, ये तो -7 हो जाएगा। तो जो हमारा पहला संभावना था ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा संभावना ये -3 -2, क्या -3 -2 से -5 आ जाएगा, ठीक है। और ये -3 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ये जो -5x था उसको हम लोग -3 -2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, -3 -2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग -3x -2x + 6 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे को अगर अभी भी तकलीफ है गुणनखंड करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा डिटेल से बताएं, ठीक है। हम इसमें यहाँ पर आपको इतना डिस्क्राइब करके बता दिए, ठीक है। 4 केस बनते हैं, किसी भी गुणनखंड को अगर तोड़ना है तो 4 केस बनते हैं। कोई गुणनखंड उन्हीं 4 में से किसी एक केस से टूटता है, ठीक है, टूटता है। तो अगर आपको गुणनखंड तोड़ना सीखना है तो आपको उस वीडियो को देखना होगा। इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बस बता दिए कि करना आखिर कैसे रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग -3x -2x + 6 के रूप में तोड़ दिए। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो ये x -3 हो जाता है, फिर -2 कॉमन ले लेते हैं तो x -3 बराबर में 0 हो जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दो टर्म बन गया, ठीक है, ये टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया, ठीक है। इस दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन है, x -3, ठीक है। तो अगर हम x -3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर ब्रैकेट चालू होगा, ठीक है। अगर देखो इस वाले टर्म से हम x -3 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, ये वाला x बच जाएगा, तो यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है। फिर इस वाले टर्म से हमने x -3 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ये -2 बच जाएगा, तो -2 लिख देते हैं बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि a × b बराबर 0, डैट मीन्स कि a इज ऑल्सो 0 एंड b इज ऑल्सो 0, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी करना है कि अगर x -3 × x -2 बराबर 0 है, यानी कि x -3 भी 0 के बराबर है और x -2 भी 0 के बराबर है, तो यहाँ से x बराबर 3 और x बराबर 2, ठीक है। अब देखो ये जो x बराबर 3 और ये जो x बराबर 2 है ना, यही आपका इस द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, काम खत्म। ये जो x बराबर 3 और ये x बराबर 2 है, यही आपका दिए गए इस द्विघात समीकरण का मूल है, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से अगर आपको मूल ज्ञात करना है तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, ठीक है। गुणनखंड के ये वाला फॉर्म, ये वाला रूप में इसको आन देना है, फिर एक को 0 के बराबर करो, फिर दूसरे को भी 0 के बराबर कर दो। यहाँ से x बराबर 3 x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में आप चाहो तो लिख देना, आता दिए गए द्विघात समीकरण का मूल x बराबर 3 और x बराबर 2 है, ठीक है। इतना तो आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि चूंकि आपने बहुपद में पढ़ा है। लेकिन जो आपके लिए नई चीज़ है, ठीक है, वो है ये पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, आखिर किसी द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, तो समझो, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से किसी द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना है तो इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। वो 2 स्टेप कौन से हैं, ठीक है। पहला स्टेप यानी कि जो चरण 1 है, कोई भी द्विघात समीकरण है, ठीक है, उस द्विघात समीकरण में पहले चरण में आपको क्या करना है, x² के गुणांक से भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना है, तो भैया x² के गुणांक से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। अब देखो ये जो समीकरण था, ठीक है, ये भी आपका एक द्विघात समीकरण था। अगर इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते तो पहले क्या करते, इस पूरे इक्वेशन में हम लोग x² का जो गुणांक था, यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, बोलेंगे भैया 1 है, ठीक है। तो x² के गुणांक से हम लोग क्या करते, भाग देते। फिर दूसरा चरण में हम लोग क्या करते कि भाग देने के बाद, पहला चरण तो आपको x² के गुणांक से भाग देना है। दूसरा चरण में क्या करना है कि x के गुणांक के आधा का वर्ग, ध्यान समझो, x के गुणांक का पहले करना है आधा, फिर उसका वर्ग जोड़ना और घटाना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। उसके बाद वो जो होगा आपका इक्वेशन एक पूर्ण वर्ग का रूप ले लेगा, ठीक है। फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप नहीं समझोगे, हम आपको इसको एक द्विघात समीकरण पर करके बताते हैं आखिर करना कैसे रहता है, ठीक है। हम मान लेते हैं
एक कोई द्विघात समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। अगर इसको पूर्ण वर्ग विधि से हमको सॉल्व करना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करके, ठीक है, हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो दो स्टेप कौन कौन से, ठीक है, ये दो स्टेप आपको ध्यान रखना है और दोनों स्टेप को सीरियली करना है, ठीक है। पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दो, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में, ठीक है, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इतना तो आपको पहचानने आने चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो गया, एक हो गया। तो अगर हम पूरे इक्वेशन में एक से भाग देते हैं तो क्या इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक से भाग देने पर आपको पता है कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, लो ठीक है, हम भाग दे के आपको दर्शा भी देते हैं 6/1 बराबर में 0/1। एक से भाग देने पर इस पूरे इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, बराबर में 0। लेकिन दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था एक्स के गुणांक के आधा का वर्ग जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स का गुणांक है क्या, एक्स का गुणांक है, ध्यान दो, -5, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या है, -5। अब -5 का आधा का वर्ग, ठीक है, ध्यान समझो, एक्स का गुणांक -5 का आधा, ठीक है, कर दिया आधा। अब इसका वर्ग यानी कि 25/4 हम क्या करेंगे, 25/4 इस पूरे इक्वेशन में जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। 25/4 क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में जोड़ेंगे घटाएंगे, केवल एक साइड, ठीक है, दोनों साइड नहीं, क्योंकि अगर हम इस साइड भी जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं, ठीक है, तो ये तो फिर न्यूट्रल ही रह जाएगा, इधर राइट साइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। केवल हम लेफ्ट साइड जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, जोड़ें और घटाएं क्यों करेंगे, ताकि इक्वेशन मेरा बैलेंस रहे, ठीक है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख दिए। अब 25/4 हम जोड़ भी दिए और 25/4 हम क्या किए, घटा भी दिए, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो जोड़ना और घटाना किस लिए किए, ठीक है। अगर हम 25/4 जोड़े भी और 25/4 घटाए भी है तो इस इक्वेशन पे, हमारे मूल इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम पूर्ण वर्ग के रूप में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो, ठीक है, ये इस -5 को पहले -5 ही रख दो, ठीक है, इसको 6 ही रहने दो, ठीक है। ये देखो ये जो 25/4 है, इस 25/4 को हम क्या 5/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते, 5/2 का होल स्क्वायर तो ये ही, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स वाला टर्म और ये जो होल स्क्वायर लिखे इसको हम रहने देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू के एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो 6 बचा है और ये जो -25/4 भेजा है, ठीक है, उसको हम कर देते हैं उस पार, तो ये -25/4 इस पर इधर आके हो जाएगा 25/4 और ये प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस से। अब देखो खेला, ये आपका एक्स का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये जो -5x है ना, बेसिकली ये -5x नहीं है, ठीक है, ये 2 × a × b का फॉर्म है, ठीक है, जहाँ a की जगह आपका x और b की जगह 5/2 है, ठीक है। रख के देख लो, क्या इस 5x को हम 2 × a की जगह आपका x, ठीक है, × b और b की जगह 5/2, ठीक है, b की जगह कितना 5/2 और ये प्लस में आपका 5/2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, बराबर में आपका 4 LCM 25 - 24, ठीक है। ध्यान दो, ये जो आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, क्या ये a एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 × a × b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप का था, ठीक है। ध्यान दो, ये जो -5x था इसको हम लोग 2, ठीक है, × a यानी कि x × b यानी कि 5/2 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये वापस से मेरा 5x आ जाएगा। यानी ये जो पूरा फॉर्म था, ठीक है, ये जो पूरा फॉर्म था बेसिकली ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का था, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का था, जहाँ a की जगह x था और b की जगह आपका 5/2 था, तो इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, ठीक है, बराबर ये 25 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/4, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब ये देखो x - 5/2 का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर में आ गया 1/4, ठीक है, बराबर में क्या आ गया 1/4। अब इस एक्स स्क्वायर को हम उस पार भेजेंगे, ध्यान दो, इस एक्स स्क्वायर को हम उस पार भेजेंगे तो जाके उधर उस पर चढ़ जाएगा रूट, स्क्वायर को उस पार भेजने से क्या चढ़ जाएगा रूट। अब जब भी एक्स स्क्वायर बराबर ए होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर आपका √a होता है, लेकिन √a से जब ये निकलता है तो प्लस माइनस साइन के साथ निकलता है, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ निकलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा +-1/2, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का वर्गमूल आपका 2, ठीक है। तो ये +-1/2 तो x बराबर आपका +-1/2 और +5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब +-1/2 का मतलब हुआ एक बार +1/2 लिखना है, ठीक है, और कोमा देके एक बार -1/2 लिखना है, ठीक है, +1/2 लिखना है और एक बार -1/2 लिखना है। जब इस दोनों को सॉल्व कर दोगे तो जो आएगा वही तुम्हारा दिए गए द्विघात बहुपद का मूल होगा, ठीक है। तो 2 आपका एलसीएम, ये +1 + 5 रह जाएगा, ठीक है, और ये -1 + 5/2 हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, +1 + 5 + 1 यानी 6 और 6/2 यानी कि 3, ठीक है, -1 + 5 यानी कि 4, ठीक है। ध्यान दो, ये -1, ठीक है, और ये +5, ठीक है, यहाँ पर माइनस छूट गया, यहाँ पर माइनस साइन डाल लो, -1 + 5 का मतलब हो गया 4 और 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 2, यानी x बराबर आपका 3,2, ठीक है, 3,2 यानी कि x बराबर 3 आपका दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है और x बराबर 2 भी आपका दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है, ठीक है।
मूल है। ये जो विधि थी, ठीक है, ये जो लंबा चौड़ा इतना विधि था, ये था आपका पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए, ठीक है, तो भी हमको 3,2 आया। जब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व किए तो भी 3,2 आया। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण को तुम किसी भी विधि से सॉल्व करो, आना आंसर सेम ही है, ठीक है, लेकिन जिस विधि से आपको एग्जामिनर कहेगा उस विधि से आपको सॉल्व करना है। ये आपका पूर्ण वर्ग, ये आपका गुणनखंड विधि था, ठीक है, और ये था आपका पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि के लिए आपको ये 2 चरण आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये वो फॉर्मूला कैसे आता है, वो फॉर्मूला भी इसी द्विघात पूर्ण वर्ग विधि से ही आता है, ठीक है। कैसे आता है, पूर्ण वर्ग विधि से ही आता है, ठीक है। हम उसको भी करके आपको बता देते हैं। के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब मानने क्या क्या, ये आपका एक द्विघात समीकरण है ही, ठीक है। इसी द्विघात समीकरण पे हम क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारा पूर्ण वर्ग विधि था, पूर्ण वर्ग विधि क्या था, आपको ध्यान होना चाहिए कि चरण 1 में हमको एक्स स्क्वायर से गुणांक भाग देना है, और चरण में 2 में हमको एक्स के गुणांक, ठीक है, कि आधा का वर्ग जोड़ना और घटाना है, ठीक है। जब इस दोनों चरण को अपनाएंगे, ठीक है, तो हमारे दिए गए समीकरण का क्या जाएगा, मूल आ जाएगा, ठीक है। उसी पूर्ण वर्ग विधि को जब हम इस समीकरण पे लगाएंगे, ठीक है, तो आपको एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप ना जाने कई बार इस चैप्टर में किए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे है, ठीक है, आया कैसे है। हो सकता है आपको, ठीक है, दे दे कि इसका पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, यही इक्वेशन दे दे, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए कि आखिर फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का जो पहला स्टेप है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना। इस पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए से पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। ए से क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में भाग देंगे, ठीक है। ए से भाग देंगे तो ये आपका ये कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बच जाएगा, प्लस सी बाई ए बच जाएगा, बराबर में 0। दूसरा चरण क्या था हमारा, एक्स के गुणांक, ठीक है, एक्स के गुणांक क्या हो गया, बी बाई ए, ठीक है। इसका आधा, आधा का मतलब होता है, ठीक है, मतलब भागा में 2, ठीक है, तो बी बा ए भागा में 2, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि बी बटा में 2a, इसका वर्ग, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। आप जोड़ो तथा घटाओ, ठीक है, यानी कि करना क्या है इस इक्वेशन में, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी बाई ए एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर, इसको जोड़ना भी है, ठीक है, और साथ में इसको हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को घटा भी देते हैं। ध्यान दो, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, इसको हमने एक बार जोड़ भी दिए और एक बार हम इसको घटा भी दिए। अब जोड़ना घटाना दोनों क्यों किए, ताकि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का जो फॉर्म है, ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, आरएचएस कर देते हैं, आरएचएस साइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो है आपका एक्स स्क्वायर को आप लोग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो बी वाई है, ये जो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, इसको तुम बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो बी बाई ए इंटू एक्स है, इसको 2 इंटू ए, ये आपका एक्स जो है ए इंटू बी, ठीक है, यानी कि बी बाई 2a के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। बोलेगा भैया बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये जो बी बाई ए इंटू एक्स है, इसको तुम 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a लिखोगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आपस से बी बाई एक्स इंटू ए मिल जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्म था, ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना सा ये जो पद है, ये जो टर्म है, उसको उस पार भेजेंगे, उस पार भेजेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर है, उस पार जाके बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का सी अपॉन है, उस पार जाके माइनस का सी अपॉन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा तामझाम है, ये बेसिकली आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप है, ध्यान दो, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर, ये प्लस 2a भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जहाँ ए के जगह एक्स है और बी के जगह ये बी बाई 2a है, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा रूप है, ये आपका एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर का रूप का है, ठीक है। बराबर में ये आपका 4a स्क्वायर और एक आपका एलसीएम 4a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में बी स्क्वायर, ए से एक कट जाएगा, 4a इंटू सी करेंगे तो माइनस का 4ac बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस बी बाय, ठीक है, क्या है 2a का होल स्क्वायर जो है, ठीक है, वो बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को उस पार भेजते हैं, तो स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, ठीक है, 4a स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4a स्क्वायर है, ठीक है, 4a स्क्वायर, ये आपका रूट चढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 4a स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको 4a स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब रूट से जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो तुमको मालूम होगा जब भी ये रूट से बाहर में निकलेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ निकलेगा, ठीक है। चूंकि ये जो ऊपर का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये तो आपका पूर्ण वर्ग है नहीं, तो ये आपका रूट में ही रह जाएगा चिपका हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये जो 4a स्क्वायर है, ठीक है, बेसिकली ये 2a का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2a आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को यहीं रहने देंगे, और ये प्लस माइनस, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पेस कम पड़ जाता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं,
ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब करना क्या है, x को इधर ही रहने देना है, ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही रहेगा बटा में 2a, ठीक है। ये जो प्लस का b बाई 2 है ना, उसको उस पार भेज दो, उस पार भेजोगे तो ये माइनस का b बटा में 2a हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये 2a इस 2a दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो 2a बन जाएगा, ठीक है। 2a से 2a एक बार में कट जाएगा तो ऊपर में आपका प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ही हो जाएगा, और ये माइनस का b हो जाएगा। इसी को जब अरेंज ऑर्डर में लिखोगे तो इस माइनस b को पहले लिखना, फिर ये प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिख देना, ठीक है। ये जो था यही था तुम्हारा द्विघात समीकरण का, ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला, ये जो है, ठीक है। x बराबर क्या आ गया आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यही है आपका जब किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किधर गया, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूला को आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। इसी चीज़ को, ये जो फॉर्मूला आया है बेसिकली, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग श्रीधराचार फॉर्मूला भी कहते हैं, ध्यान दो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग श्रीधराचार फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, श्रीधराचार फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार सूत्र, ठीक है, दोनों आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, श्रीधराचार फॉर्मूला या श्रीधराचार सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये x बराबर, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये जो आ गया ये क्या आ गया, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र, ठीक है, या फिर श्रीधराचार सूत्र, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें, या श्रीधराचार सूत्र का प्रयोग करके आपको द्विघात समीकरण को हल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन आता होगा कि भैया किसी भी द्विघात समीकरण के आपने बताए थे 2 मूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही आया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक आया नहीं, यहाँ पर आया है 2, ठीक है। ये प्लस माइनस जो, ठीक है ना, इसी को हमको 2 बार लिखना है, इसी चीज़ को क्या करना है, 2 बार लिखना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बार, ठीक है। x बराबर आपका फॉर्मूला क्या आया था, ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ये आया था। इसी चीज़ को जब हम 2 बार लिख देंगे, पहले एक बार प्लस के साइन के साथ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, और एक बार हम लोग माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये जो है ये, ठीक है, ये है आपका पहला मूल, ठीक है, और ये जो है ये है आपका दूसरा मूल, ठीक है। अगर हम पहले मूल को अल्फा कहते हैं, दूसरे मूल को बीटा कहते हैं, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कि पहला मूल जो है, ठीक है, पहला मूल, ठीक है, ये आपका अल्फा है, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं हम आपको आगे पता चलेगा। माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका पहला मूल होगा, और माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये आपका दूसरा मूल होगा, ठीक है। तो पहले मूल को हम लोग अल्फा कह देते हैं, ठीक है, पहले मूल को अल्फा, तथा दूसरे मूल को हम लोग क्या कह देते हैं, बीटा कह देते हैं, ठीक है, दूसरे मूल को हम लोग क्या कह देते हैं, बीटा कह देते हैं, ठीक है, मान लो बीटा। अब क्या होगा कि जब इस दोनों मूल को तुम जोड़ोगे, ठीक है, तुम जोड़ के देख लेना, दोनों मूल को जब तुम जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा करोगे तो तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए आएगा। जब इस दोनों मूल की गुना करोगे, इस दोनों मूल की तुम गुना करोगे, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा सी अपॉन ए आएगा, ठीक है, सी अपॉन ए आएगा। ये दोनों फॉर्मूला भी तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुपद वाले चैप्टर में इसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू सी बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, ठीक है। जहाँ पर ये बी क्या होता है, जो बहुपद होता है ना, बहुपद, उसमें एक्स का गुणांक बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो आपका सी होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए, ठीक है। ये जो चीज़ है, ठीक है, यही है आपका मूल तथा, ठीक है, बहुपद में, ठीक है, गुणांकों के बीच संबंध तथा मूलों के बीच संबंध, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणांकों तथा मूलों के बीच संबंध, ठीक है, जो हम लोग बहुपद में पढ़ते थे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। ये आपका 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो एक द्विघात सूत्र आ जाता है आपका एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुपद होता क्या और बहुपद की पहचान क्या है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा जो आपका पार्ट बच चुका है वो बच चुका है आपका मूलों की प्रकृति, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्रकृति क्या होती है, ठीक है, जैसे हम किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल निकालते हैं, उसकी प्रकृति कहने का मतलब कि वो जो मूल होंगे, ठीक है, वो वास्तविक संख्याएं होगी, ठीक है, वो दोनों समान होगा या दोनों अलग अलग होगा या वो काल्पनिक संख्या होगी। बेसिकली यही होता है मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, ठीक है, आपको एक अलग से फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहले तो जो हमने द्विघात सूत्र पढ़ा था, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, एक्स बराबर पढ़ा था भैया कि माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये हमने एक्स बराबर
बराबर द्विघात सूत्र पढ़ा था, और इसी चीज़ को हम आपको बताए थे, क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac टू अपॉन रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका डी कहलाता है। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो तय करता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग विवेचक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में विवेचक कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की मूलों की प्रकृति, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अगर निकालनी है तो आपको पहले उस द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना होता है। ठीक है, विवेचक यानी कि डी, और विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है विवेचक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, विवेचक आप पहले निकाल लेंगे, और जब विवेचक निकालेंगे तो आपके सामने 3 केस आएगा। ठीक है, कोई भी 3 केस इनमें से आ सकता है, या तो उस डी का मान आपका 0 से बड़ा आएगा, एक केस ऐसा हो सकता है कि डी का मान 0 से बड़ा हो, एक केस ऐसा हो सकता है कि डी का मान 0 हो। ठीक है, डी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका डी का मान 0 से छोटा हो जाए। यही 3 केस बनते हैं, इसके अलावा आपका केस नहीं बन सकता। डी का मान कोई ना कोई संख्या आएगी, या तो वो संख्या 0 से बड़ी हो सकती है, या तो वो खुद 0, या तो 0 से छोटी हो सकती है। अगर डी का मान आपका 0 से बड़ा आता है, ध्यान दो, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो जो द्विघात समीकरण का मूल होगा, ठीक है, वो वास्तविक होगा। ठीक है, पहले लिखना, वास्तविक होगा यानी कि वो वास्तविक संख्या होगी, तथा असमान होगी यानी कि दोनों मूल अलग अलग होगा। ठीक है, ध्यान समझा कि पहले तो हम लोग विवेचक निकाल लेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके। ठीक है, जब मूल निकाल लेंगे, सॉरी विवेचक निकाल लेंगे, ठीक है, तो विवेचक में 3 केस बन सकते हैं, या तो वो विवेचक 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 होगा, या तो 0 से छोटा होगा। अगर वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तो जो आपका मूल होगा वो वास्तविक होगा, और असमान, असमान का मतलब दोनों मूल अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में निकाला था द्विघात समीकरण का मूल 3 और 2। ठीक है, ये जो मूल होगा, ये 3 और 2 आपकी वास्तविक संख्या है, तो मूल इसका वास्तविक हो गया, और दोनों अलग अलग यानी कि असमान हो गया। ठीक है, असमान हो गया। अगर डी का मान 0, ठीक है, ध्यान दो, अगर डी का मान आपका 0 आ जाता है, ठीक है, तो भी आपका मूल तो वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन इस केस में आपका दोनों मूल समान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों मूल जो होगा, दोनों x बराबर जो आपका 2 संख्या आएगा, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और जो दोनों मूल होगा x बराबर वो माइनस बी अपॉन 2a होगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस बी अपॉन 2a कैसे हो जाएगा। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, डी के 0 होने का मतलब हो गया कि ये पूरा पोर्शन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 0। ठीक है, तो जब हम द्विघात सूत्र से मूल निकालेंगे तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, डी के 0 होने का मतलब ये पूरा, ठीक है, जो पोर्शन है ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा तो x बराबर आपका बचेगा क्या, ये सिर्फ माइनस बी, ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो इस प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं बचा, अपॉन में 2a। ठीक है, तो जब d का मान 0 होता है तो आपके मूल तो वास्तविक होते हैं, साथ में वो समान होते हैं, और मूल अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाता है x बराबर माइनस बी अपॉन में 2a। ठीक है, x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में 2a। ठीक है, ये आपका दूसरा केस बनेगा। तीसरा केस बन जाएगा कि आपका जो विवेचक है वो 0 से छोटा आ जाए। ठीक है, अगर आपका तीसरा केस बन जाता है कि मूल आपका विवेचक से छोटा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक होता ही नहीं है, और उसको आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि जिसके मूल अवास्तविक हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा, आपको बताए थे संख्या 2 तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसको आपको आगे की कक्षा में पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपने वास्तविक संख्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपको जो मूल आएगा वो वास्तविक संख्या ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में आपका आ सकता है, ठीक है, कि अगर d लेस देन 0 है, ठीक है, तो बताओ मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर d लेस देन 0 है तो मूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक नहीं होने का क्या मतलब कि काल्पनिक होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं होने का मतलब काल्पनिक होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका लास्ट छोटा सा पोर्शन बचा था मूलों की प्रकृति। ठीक है, फिर से रिकैप कर लो। ठीक है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है, विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मूल आपका वास्तविक और असमान यानी कि अलग अलग होगा। अगर विवेचक आपका 0 हो जाता है तो वास्तविक मूल तो होगा लेकिन समान होगा, और मूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी अपॉन में 2a। ठीक है, अगर लेस देन 0 होता है तो आपका मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से द्विघात समीकरण, ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी प्रश्नावली, ठीक है, 2 प्रश्नावली थी, उसको हम क्या करेंगे, निपटा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।